नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उज्जैन से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। उज्जैन में दो पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग की स्थिति बन गई है और इसमें एक युवक की मृत्यु की खबर हमें मिल पा रही है, जबकि एक घायल है। घटिया तहसील के ग्राम रूदाहेड़ा की यह घटना बताई जा रही है। घटिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग की नौबत आ गई। एक युवक की मृत्यु हो गई, एक घायल है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। घटिया तहसील के ग्राम रूदाहेड़ा की घटना बताई जा रही है। तो उज्जैन में फायरिंग हो गई है। विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग की नौबत आ गई। एक युवक की मृत्यु हो गई है, एक युवक घायल है। दो पक्षों में विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद फायरिंग, एक युवक की मृत्यु, एक घायल। घटिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। आज डिंडौरी में लोडिंग वाहन पलटने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 8 महिला समेत 14 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। और इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने, राष्ट्रपति मुर्मू ने दुख जताया है। एक रिपोर्ट इसी पर आधारित आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें डिंडौरी की हैं, जहां गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 8 महिला समेत 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल सभी गोद भराई के कार्यक्रम में गए हुए थे। वहीं से लोडिंग वाहन में बैठकर वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। ये घाट थोड़ा सा खराब है, इसमें सिंगल रोड है और रोड के कारण जो है टर्निंग भी है और गाड़ी मुड़ नहीं पाती हैं। पहले भी ऐसे हादसे बहुत हो चुके हैं। ये रोड अगर सीधी होती तो शायद ये हादसा ना होता। टर्निंग के कारण ये घटना हुई है। हादसे में परिवहन विभाग की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि लोडिंग वाहन बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के चल रहा था। साथ ही वाहन के ओवरलोड होने की बात भी कही जा रही है। मामले में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर का ऑब्वियस अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं था, तो ये गंभीर त्रुटि है उसकी और इतने लोगों की जान गई। तो उसका फिटनेस भी नहीं है और साथ में उसका इंश्योरेंस भी नहीं है, दोनों एक्सपायर्ड हैं। और गाड़ी के मालिक खुद गाड़ी चला रहे हैं। उनकी वाइफ के नाम से गाड़ी दर्ज है, मालिक ही मान सकते हैं। तो ये गंभीर त्रुटि है। उस मामले में हम अलग से विधिक कार्रवाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही डिंडौरी कलेक्टर ने भी 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि दी है और साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। डिंडौरी में बीती रात जो घटना हुई, इसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपया, वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। पूरी जाँच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं। इसकी रिपोर्ट आएगी, जो जवाबदार होगा उससे उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। वहीं सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। मुरैना के चौखोटी गांव में भजन कीर्तन को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और यह विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच गोलियां तक चली और फायरिंग में 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नूराबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच इससे पहले भी जमीन विवाद को लेकर बहस हो चुकी है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाँ, बिल्कुल सही है। बस इसमें यही तस्दीक अभी करानी बाकी है कि ये जो है लाइसेंसी हथियार से फायर हुआ है या अवैध हथियार से फायर हुआ है। तो ये तस्दीक करने की आवश्यकता है। अगर उसमें कोई अवैध हथियार का प्रयोग हुआ होगा तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। एक ही परिवार के लोग हैं, सेम जमीन थी, वही बंटवारा, वही मूल विवाद की वजह है। श्योपुर में 26 फरवरी को दो पक्षों के बीच विवाद में घायल उदय भान यादव की अब मृत्यु हो गई है। उदय भान का ग्वालियर में इलाज चल रहा था।
उसकी मौत के बाद विजयपुर के परिजनों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर एएसपी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाकर मामला शांत हुआ है। 5-6 लोग मैंने खुद पहचाने थे, सबके हाथ में बंदूकें, फरसा, सरिया, सब थे। सरिया और फरसा बंदूकों से दबोच लिया है उनको, सोते को, और बंदूकों की फायरिंग के दबाव में वो सरियाओं से तोड़ा है, हाथ पैरों को तोड़ दिया है। जबलपुर में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कारखाने में हुए आग हादसे की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट बिना फायर एनओसी के संचालित हो रही थी। कारखाने के लिए न तो फायर एनओसी ली गई थी और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति ली गई थी। इतना ही नहीं, कारखाना परिसर का इलेक्ट्रिक ऑडिट भी नहीं कराया गया था। इसके अलावा कई अनियमितताएं की जांच भी सामने आई है। मामले में जिला प्रशासन ने खामियां उजागर होने के बाद ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उस पे जो हम लोगों को कमी बेशी मिली है, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को नहीं प्राप्त हुए हैं, उसकी और आगामी कार्रवाई के लिए और उस पे जो भी उसमें अवैध कार्रवाई हो रही थी उसकी रिपोर्ट बना करके कलेक्टर को सौंपी जा रही है। इस पे जो भी निर्देश होंगे कलेक्टर के माध्यम से जारी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, कोयला उद्योग से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ पीएम ने किया और काल की नगरी की उज्जैन में वैदिक घड़ी की शुरुआत भी पीएम मोदी ने वर्चुअली कर दी है। यह विश्व की पहली ऐसी वैदिक घड़ी होगी। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। मैं एमपी के हर नौजवान को, विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर को कहूंगा कि आपके लिए बीजेपी सरकार नए अवसर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। जब सुशासन की बात होती है तो हमारे यहाँ राजा राम से उनका राम राज्य की बात आती है। विक्रमादित्य का सुशासन 2000 साल पहले होता है। मुझे इस बात की प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं होगा। आज भी आपके नेतृत्व में सुशासन की धमक दुनिया देख रही है। मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष है, आनंद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे। 48 मिनट का एक घंटा रहेगा। उज्जैन को काल गणना का केंद्र कहा जाता है। उज्जैन के जंतर मंतर स्थित 85 फीट ऊंचे टावर पर विश्व की एकमात्र और पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी लगी है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप की भी लॉन्चिंग की गई है। ये दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच है जिसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के साथ पंचांग और मुहूर्त की जानकारी भी मिलेगी। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ ज्योतिषाचार्यों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया है और इस खासियत क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम एक साथ इसमें दिखेंगे। इसके अलावा पंचांग और मुहूर्त की जानकारी भी श्रद्धालुओं को मिलेगी। इसके अलावा ज्योतिषाचार्यों के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सूर्योदय के समय शून्य समय नजर आएगा और उसके बाद फिर ये घटियों में बदल जाएगा। तो जैसे 48 मिनट की एक घटी सामान्यतः होती है, तो कभी कभी वो समय की अवधि जो है घटती बढ़ती भी है, तो वो होगा। और लेकिन वो उसका परिमाप, और जो दूसरी बात है कि इसका घड़ी का जो परिमाप है, जो सिद्धांत है, वो डोंगला की जो वेधशाला है उसके आधार पर हमने किया हुआ है। इंदौर के 2 बड़े अस्पतालों की नीलामी की बात सामने आ रही है। जिन अस्पतालों को नीलाम किया जाना है
उनमें ग्रेटर कैलाश अस्पताल और संजीवनी अस्पताल शामिल हैं। LIC इन अस्पतालों को नीलाम करने वाली है। IBC 24 की संवाददाता निहारिका शर्मा ने इसका जायजा लिया है। इंदौर के दो बड़े अस्पताल ऐसे हैं जो अब नीलामी का शिकार हो रहे हैं। दरअसल इंदौर के दो बड़े अस्पताल यानी कि ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल और साथ ही में संजीवनी अस्पताल अब नीलाम होने जा रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इंदौर के ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल की है, जिसको बैंक ने अब नीलामी करने का फैसला जो है सुना दिया है। LIC द्वारा इस अस्पताल की नीलामी जो है वो की जाएगी और नीलामी की आखिरी तारीख जो है वो 22 मार्च रखी गई है। दरअसल ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल के ऊपर करीब 70 करोड़ रुपए का जो लोन है वो अभी भी बकाया है, ये चुका नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते अब अस्पताल को नीलाम करने की नौबत जो है वो आ गई है। 55 करोड़ 56 लाख रुपए की नीलामी जो है वो LIC ने निकाली है और ऐसे में अब लोग जो है वो इस नीलामी का हिस्सा बनने लगे हैं। दूसरी ओर संजीवनी अस्पताल की बात करें तो वो तो खुद से ही नीलाम होने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उस अस्पताल को चलाने के लिए कोई भी जो स्पेशलिस्ट है वो मौजूद नहीं है। 22 मार्च तक यहाँ के जितने भी पेशेंट्स हैं उन सब लोगों को ये इसके बारे में सूचित किया गया है ताकि वे लोग भी इस चीज़ से अवेयर रहे और इस मामले में जिस भी तरह की कार्रवाई होनी है उसमें सहयोग दें। तो कहने का मतलब यह है कि दो बड़े अस्पताल ऐसे हैं जिस पर कई सारे लोग जो है इलाज के लिए पहुँचते हैं, अब वो नीलाम होने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो MP में एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासन और प्रशासन को खेतों में जाकर ओलावृष्टि से फसल के हुए नुकसान का मुआवजा करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं उन्हीं के सरकार के राज्य मंत्री ठीक उसके उल्टा बोलते दिख रहे हैं। दरअसल बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसान राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के पास पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों को जवाब देते हुए कहा कि जब तक सरकारी अधिकारी कर्मचारी खेतों में जाकर नहीं देखेंगे तब तक उनके खेतों में जाकर देखने से क्या होगा। सरकार के जो हमारे लोग हैं पटवारी गिरदावर ये सब जाएंगे, रिपोर्ट ये देंगे, मेरे देखने से कुछ नहीं होगा। 80% नुकसान हो गया गेहूं की फसल हुए। उम्मीद है नहीं हमें मिलना चाहिए, सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए। जो बीमा हमारा प्रीमियम कटता है बैंकों में KCC पे, इन पे उनका भी आई, उनके माध्यम से हमें बीमा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन जैसे 6 नगरीय निकायों में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी। ग्वालियर की बात करें तो जहां पर 73 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इन बसों को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय सड़कों पर उतारेगा। बसों के जरिए लोकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर और मजबूत करने के साथ ही प्रदूषण में कमी करने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार के प्लान पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सवाल उठा रहे हैं। केवल बसें ला करके बसें चलाने से तो नहीं होता, पूरा ग्वालियर का ट्रांसपोर्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम डिज़ाइन करें और वो होने वाला भी है। वो तब मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जनता को उसका फायदा मिलेगा। ये बसों का जो क्रय विक्रय होगा उस क्रय विक्रय के माध्यम से सरकार इसमें बंदरबाट करने के लिए लगी है और जिस बसें कहीं नहीं चलेंगी। कई बार योजना चलती है और सब फ्लॉप हो जाती है। और इन सब के बीच बैतूल में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह अनोखी शादी हुई रेलवे की वेटिंग हॉल में। वेटिंग हॉल में ही विवाह की सारी रस्में संपन्न हुई हैं। बैतूल रेलवे स्टेशन में पिछले 10 सालों से कुली का काम कर रही दुर्गा की शादी की रस्म वेटिंग हॉल में ही निभाई गई और इसका जो साक्षी बने हैं पूरे रेलवे के जो स्टाफ थे और समाज के सिविजन। दरअसल दुर्गा हालातों से मजबूर है। दुर्गा के पिता भी स्टेशन पर ही कुली का काम करते थे। पिता और मां का साया दुर्गा के सिर से उठने के बाद दुर्गा ने भी अपने जीवन में साथी के विषय में कभी सोचा नहीं था। ऐसे में RPF की महिला कर्मचारी ने दुर्गा के लिए दूल्हा ढूंढा। स्टेशन के पास ही रेलवे के कार्मिक भवन में उनकी शादी धूमधाम से कराई गई, जिसमें सांसद दुर्गा दास उइके और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने भी आर्थिक मदद की, आशीर्वाद दिया। और पापा चल फिर भी नहीं सकते थे और उनने सोचा कि बेटा तो नहीं है बल्कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा घर का। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बेटी होकर एक बेटा भी बन के काम कर सकती हूँ। कुली का काम 2011 से। तो ऐसे दिक्कतें तो कुछ नहीं आ रहे थे, पर आदमी का मेरे दोस्तों के हिसाब से मुझे व्यवहार ज़रा ठीक लगा, इसलिए मैंने
शादी के लिए मंजूरी कर, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ही उसका ज़्यादातर वक्त बीता है। उसके संघर्ष की कहानी रेलवे स्टेशन पर ही लिखी गई है, इसलिए रेलवे स्टेशन पर चाहे वो वेटिंग रूम हो, चाहे आरपीएफ थाना हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर ही रस्में निभाई गई। और आज जो विवाह समारोह संपन्न हो रहा है वो भी रेलवे कल्याण केंद्र में ही किया जा रहा है। निश्चित तौर पे दुर्गा ने अपने परिवार में मुसीबत आने के बाद वो काम हाथ में लिया जिसे शायद ही कोई महिला अपने हाथ में लेती होगी। पूरा शहर उसका प्रशंसक है। आज उसका विवाह है और मेरे लिए और हमारे जिलाध्यक्ष के लिए खुशी की बात है कि तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में न्यूज बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ, हमारी सहयोगी रचना नितेश के साथ। नमस्कार।